हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। सो आज के क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हर एक बच्चे जो कि +2, +3, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है सांख्य फिलोसफी यानी सांख्य दर्शन। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि ये सांख्य फिलोसफी क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत का दर्शन है जो कि बहुत पुराना दर्शन है। ठीक है, यानी इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी क्या करता है, बहुत युगो युगांतर से चला रहा है। जैसे कि बहुत मुनियों और ऋषियों ने ये हमारा भारत का दर्शन को मजबूत किए थे। ठीक है, और ऐसे भारत के दर्शन को दोनों हिस्से में डिवाइड किया गया। एक होता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, जो कि हम एक डिस्क्रिप्शन से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एक होता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी और एक होता है हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। एंड ऑर्थोडॉक्स के अंदर 6 फिलोसफी आता है, 6, एंड हेटेरोडॉक्स के अंदर 3 फिलोसफी आता है। ऑर्थोडॉक्स यानी जो 6 होता है, जैसे कि वेदांत फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी एंड योगा फिलोसफी, ऐसे लेकर पूरा के पूरा 6 फिलोसफी उसके अंदर आता है। और जो रहा 3 फिलोसफी जो कि हेटेरोडॉक्स होता है, जो कि वैदिक वैल्यूज, वैदिक इथोस को नहीं मानते हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चारवाक। ये जो 3 फिलोसफी रहा वो हेटेरोडॉक्स होता है। ये तीनों और ये 6, ये टोटल 9 फिलोसफी भारत के दर्शन को और मजबूत प्रदान करते हैं। तो वो जो 9 फिलोसफी उसके अंदर एक आता है सांख्य फिलोसफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। ठीक है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता ने भी इसी का भी एक उल्लेख किया है, जो कि सांख्य योग कहलाता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे तुम्हारा पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सांख्य, ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं कि इंडियन फिलोसफी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सांख्य क्या है। जैसे तुम्हारा एक आइडिया हो जाएगा कि भारत का दर्शन ये है, तो इसमें एक फिलोसफी होती है जिसे सांख्य बोलते हैं। ठीक है, इस फिलोसफी का फाउंडर कौन है ना, कपिल मुनि इस फिलोसफी का फाउंडर है। ठीक है, एंड इसका नंबर होता है, हम उसका क्या अर्थ होता है, सांख्य मतलब संख्या यानी नंबर्स या एनुमरेशन उसको बोलते हैं। यानी ये बिलीव करता है 25 तत्व। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसे इसका नेम क्यों ऐसा रखा गया है, क्योंकि 25 नंबर्स यानी 25 एनुमरेशन जो कि हम तत्व बोलते हैं, इसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम सांख्य फिलोसफी। एंड इट इज वन ऑफ द 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसको हम बोलते हैं सद दर्शन। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि क्या है भारत का दर्शन, और 6 जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी उसके अंदर यह का आता है। एंड इट इज डुअलिस्टिक फिलोसफी as it explains universe and human existence by 2 ultimate reality। इसको हम डुअलिस्ट फिलोसफी बोलते हैं, क्योंकि द्वैतवाद उसको बोलते हैं, क्योंकि ये पुरुष एंड प्रकृति दोनों को लेकर आगे चलता है। ठीक है, पुरुष जैसे कि हम बोलते हैं सोल या आत्मा मानते हैं, जो कि होता है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियस को मानते हैं। एंड प्रकृति जो कि जीव होते हैं, बॉडी या जो कि मैटर और द नेचर, प्रकृति या वस्तुओं होते हैं, जो मैटर होता है, नेचर होता है, प्रकृति होता है, जीव होता है, ये सब उसको हम मान सकते हैं, प्रकृति के अंदर आ जाएगा। और जो सोल रहेगा, जो हम आत्मा मानते हैं, जो कि जीव के अंदर बैठा है, उसको हम बोलते हैं पुरुष। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट को लेकर ये पूरा फिलोसफी बेस है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई इट इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन। उसको क्यों हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन बोलते हैं, उसको देखेंगे। क्योंकि इट एक्सप्लेन्स the effect exists in its material cause prior to its productions। ये मानता है कि हर एक इफेक्ट और वस्तुओं के साथ ही उसके अंदर ही है। यानी जैसे कि हम एक कर्ड बनाते हैं, कर्ड मतलब जो घी बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं, ये फिलोसफी डिसाइड करता है कि वो मिल्क के अंदर ही वो कर्ड का जो क्वालिटी है उसी में ही एग्जिस्ट है। सो देयर इज नो इफेक्ट इन एक्चुअली एग्जिस्ट, all effects are based on the particular matter which is being produced। समझ रहे हो या नहीं, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमको कमेंट कर सकते हो कौन सा कॉन्सेप्ट तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम हर एक कमेंट्स का जरूर उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, इट डिफाइंस इफेक्ट्स इज नॉट रियल बिगिनिंग और न्यू क्रिएशन। जैसे मैंने बोला, ये ऐसे नहीं मानता है कि हर एक इफेक्ट एक नया प्रोडक्शन है, ये उसको नहीं बिलीव करता है। ये मानता है कि हर एक इफेक्ट उसी मैटर में ही एग्जिस्ट होता है। सो देयर इज नो नथिंग न्यू।
ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सत्कार्यवाद या परिणामवाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोला कॉर वाज एग्जिस्टिंग इन मिल्क बिफोर इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, मैं बोला कि कॉर का जो क्वालिटी है ना वो मिल्क के अंदर ही है, बस हम उसी में से उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये ऐसे उसी फिलोसफी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द कोर आइडियाज ऑफ सांख्य फिलोसफी। सांख्य दर्शन का क्या क्या मेन आइडियाज है उसको देखेंगे। बाय द सिस्टमेटिक एनुमरेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइक 25 तत्वस द यूनिवर्स कंस्टिट्यूटेड, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये वही 25 तत्वों से ही बना है। 25 बेसिक प्रिंसिपल, 25 बेसिक एनुमरेशन ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ठीक है। इट एम्फसाइजेस रैशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, नॉट जस्ट फेथ। ये ऐसे ही बिलीव नहीं करता है, वो एनालिसिस के ऊपर जोर देता है, मतलब उसको संश्लेषण किया जाएगा और उसी का वो रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग ऊपर ज्यादा जोर देता है। वो ऐसे ही बस अंधा विश्वास नहीं करता है, ठीक है। सांख्य इज बेस्ड ऑन डुअलिज्म, लाइक द्वैत। फर्स्ट वन इज पुरुष जो कि होता है प्योर इटर्नल कॉन्शियसनेस, पैसिव विटनेस एंड नेवर चेंजेस। आत्मा कभी बदलता नहीं, जैसे हमारा भगवत गीता में इसी के बारे में पूरा वर्णन किया गया है ना। क्योंकि हमारा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा जो है वो ही रहता है, ठीक है। तो ये नेवर चेंजेस। एंड प्रकृति क्या है? द रूट कॉज ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड। ये पूरा ब्रह्मांड का मुख्य कारण है प्रकृति। प्रकृति से ही इस पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। प्रकृति जब पुरुष के साथ मिलता है या प्रकृति पुरुष का जब एक रिलेशन क्रिएट होता है, इवोल्यूशन होता है, तब ये धीरे धीरे से हम आगे पढ़ेंगे, टोटल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। बस ऐसे प्रकृति क्या होता है, पूरा मेटेरियल वर्ल्ड का यही काज है। कंपोज ऑफ द गुणस। प्रकृति किससे लेकर बना है ना? 3 गुणस, ठीक है। तो व्हाट आर द 3 गुणस? लाइक सत्वश, राजस एंड तामस, तो देखेंगे। तो ये होता है, ये 3 गुण से ये पूरा प्रकृति बना है, ठीक है। एंड अनदर वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज लिबरेशन, यानी मोक्ष। जितने सारे ये बंडेजेस है, बंडेज यानी बाधाएं, ठीक है, जो कि माया जगत, ये जितना सारे बंडेजेस है जो हमको बांध रखे हैं, माता पिता भाई बहन, जितना सारा जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे मुक्ति, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोक्ष या लिबरेशन, ठीक है। यानी व्हेन पुरुष रियलाइजेस इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति, जब हमारा आत्मा रियलाइज करता है कि हम प्रकृति से अलग हैं, ठीक है, क्योंकि हम भगवान में दैविक ईश्वर का एक सत्ता है, एक पार्ट है। सो वी हैव टू बी गो थ्रू आउट द टू अटेंड द साल्वेशन, टू मीट विद द अल्टीमेट पावर, दैट इज क्या? लिबरेशन यानी मोक्ष। एंड डिटैच फ्रॉम ऑल मैटेरियल बॉन्डेजेस। जितना हम भौतिक संबंध बनाते हैं तो उससे मुक्ति पाना को हम बोलते हैं लिबरेशन यानी मोक्ष। क्लियर? नेक्स्ट समझेंगे, एक एक कंसेप्ट समझेंगे। व्हाट इज प्रकृति? प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ यूनिवर्स, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं। एंड इट इज द फर्स्ट कॉजेस एंड इफ ऑल इफेक्ट्स यूनिवर्स बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट कॉजेस यही है, प्रकृति से ही पूरा ब्रह्मांड उसी के बाद धीरे धीरे से बना है। एंड इट इज इटर्नल ऑन कॉज एंड ऑल प्रिवेडिंग। इसी के ऊपर हर एक कारण, हर एक समस्या उसी के ऊपर ही बेस हुआ है। किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर। एंड इट इज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, ना ये शुरुआत है ना ये आखिरी है। तो ये एक कंटिन्यूटी होता है प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे पुरुष क्या है। पुरुष और सेल्फ, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सोल, इज द इटर्नल रियलिटी एंड प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड इट इज नाइदर बॉडी नॉर द माइंड, नाइदर ईगो नॉर इंटेलेक्ट। कितना खूबसूरत कंसेप्ट है ना। उसको बहुत अच्छे से उसको नोट बनाया है, बस उसको अच्छे से समझो, बिना स्किप करके बस उसको समझ लो तो तुम्हारा पूरा दिमाग में बैठ जाएगा ये पूरा कंसेप्ट, जो हर एक बच्चों को डिफिकल्ट है। सांख्य फिलोसफी जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बस उसको अच्छे से समझ लो, कितना आसान है तुमको पता चलेगा वीडियो के अंत में, ठीक है। सो इट इज नाइदर बॉडी नॉर द माइंड, नाइदर ईगो नॉर द इंटेलेक्ट। ना ये बॉडी है जो हम बोलते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये जो श्लोक है ना इसी के जुड़ा है। ना आत्मा को हम कभी भी विनाश नहीं कर सकते हैं, ना ये बॉडी है या ये माइंड है, हमारा मन है, ये कुछ नहीं है। ये नाइदर ईगो नॉर इंटेलेक्ट, या ये अहंग है ना ये हमारा ज्ञान है। तो इस सबसे ऊपर है कौन? पुरुष यानी आत्मा यानी सोल। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इट इज फ्री फ्रॉम डिस्टोरेशंस एंड इट इज ऑब्जेक्ट्स चेंजेस। ये क्या है? ये जितना सारे इवोल्यूशन प्रोसेस से ये मुक्त है, ठीक है। एंड इट्स ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी जो शरीर होता है, बॉडी होता है,
ये चेंजेस होता है, बदलाव होता है, बट इट इन इटसेल्फ नेवर चेंजेस, लेकिन आत्मा कभी भी बदलता ही नहीं। ठीक है, इट इज एबव सेल्फ एरोगेंस, अटैचमेंट एंड अवर्शंस। ये द्वेष, अहंकार, ओके, और क्या, आसक्ति, ये जितना सारा कंसेप्ट है उसके ऊपर है। ठीक है, ये होता है पुरुष। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द 25 तत्व, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी। वास्तविकता का क्या प्रिंसिपल है उसको समझेंगे। फर्स्ट, सांख्य एनुमरेट 25 कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि 25 तत्व हम बोलते हैं। फर्स्ट आता है पुरुष, जैसे मैंने उसके बारे में डिटेल्स में बता दिया, ओके, जो कि कॉन्शियसनेस होता है बाय इनफिनाइट मेनी इंडिविजुअल सेल्फ होता है। एंड प्रकृति, प्रीमोरिडल मैटर्स ऑन मैनिफेस्ट रूट कॉजेस, यानी पूरा ब्रह्मांड का ये रूट कॉजेस होता है। तो ये होता है प्रकृति। सो ये दो हो गया, फर्स्ट पुरुष, नेक्स्ट प्रकृति। उसके बाद आता है जब पुरुष प्रकृति का फास्ट इवॉल्व होता है, फास्ट इवोल्यूशन होता है, तब तो शुरू होता है कौन, महत, भाई बुद्धि, जो उसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी ग्रेट प्रिंसिपल बोलते हैं। महत, महान, ठीक है, ग्रेट, तो वो होता है सबसे अच्छा बुद्धि जो होता है, जो कि हमारा दिमाग को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या सही क्या गलत उसी के ऊपर डिसीजन लेने में हमको महत यानी इंटेलेक्ट बहुत बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, कंसाइंस का रोल यही प्ले करता है, महत। एंड अहंकार, जो कि दूसरा इवोल्यूशन है। फर्स्ट आता है महत, जहां भी बुद्धि रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो थोड़ा बहुत अहंकार तो आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि ईगो, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, अहंकार, मैं बड़ा हूं, मैं सब कर किया हूं, ओके, मैं ही ये कर रहा हूं, तो ये जो कंसेप्ट है वो अहंकार बोला जाता है। ठीक है, जिसे 3 गुण सब प्रकृति इसके ऊपर बेस है। 3 जो गुण है ना, सत्व, राजस और तामस, ये 3 गुण ही अहंकार को कंट्रोल करते हैं। जिसके पास ज्यादा सत्व गुण रहेगा वो सहज सरल अच्छे से जिंदगी गुजारेगा। जिसके पास तामस गुण रहेगा, जो कि आसुरिक प्रवृत्ति का, मैं ये करूंगा, पीटूंगा, ये जितना सारा एरोगेंट नेचर है ना, उसी के ऊपर ये कंट्रोल करेगा अहंकार। जिसमें रजस जो ना मिक्स, तो मतलब हम पूरा संयमी रहेंगे, उसके बाद भी हम एक आम इंसान के तौर पर हम जितना हम जीविका निर्वाह कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, ये होता है रजस के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके बारे में आगे उस डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या क्या गुण होता है, कैसे होता है। एंड मनस, जो मन होता है, माइंड होता है, माइंड प्रोसेसिंग ऑफ सेंस डाटा। ठीक है, जो कि हमारा अंदर का जो डाटा को प्रोसेसिंग करता है माइंड। इट इज नाइदर इंटरनल नॉर एटमिक, ये ना इंटरनल होता है या एटमिक होता है, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, जो कि हमारा मन होता है, दिमाग, माइंड। आगे दिखेंगे फ्रॉम अहंकार इवॉल्व फर्दर, जैसे ये कितना कंसेप्ट रहा, फर्स्ट पुरुष, प्रकृति 2, 3 में महत, उसके बाद 4th में आया अहंकार, 5 में आया मनस। उसके बाद इवोल्यूशन धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियस, इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि हियरिंग, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल। 5 कर्मेंद्रिय, जो कि ऑर्गन ऑफ एक्शन बोलते हैं, जैसे कि स्पीच, हैंड्स, फीट, एक्सक्रीशंस एंड रिप्रोडक्शन, इसको हम प्रजनन बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन यानी परित्याग करना। तो ये जितना सारा हमारा सेंस ऑर्गन्स जो है, सॉरी जो एक्शन ऑर्गन्स है, उसको हम बोलते हैं कर्मेंद्रिय। उसके बाद 5 तन्मात्रास एंड सब्टल एलिमेंट्स, जैसे कि साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 जो सब्टल एलिमेंट है इसके अंदर आता है। और एक 5 महाभूतस यानी ग्रॉस एलिमेंट, जैसे कि एयर, स्पेस, फायर, वाटर एंड अर्थ, आसमान और वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 चीज होता है महाभूतस। तो ये टोटल मिलकर 25 तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, सो इधर एक अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसको तुम अच्छे से समझ सकते हो, उसको दिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस उसको अच्छे से समझ लो। जैसे फर्स्ट पुरुष, ओके, पुरुष, उसके बाद प्रकृति, दोनों का इवोल्यूशन के बाद सृष्टि हुआ महत, उसके बाद अहंकार, अहंकार 3 गुण को कंट्रोल करता है, जैसे कि सत्व, रजस, तमस। उसके बाद मनस, मनस का माइंड, 5 सेंस ऑर्गन्स, जो कि हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। इधर एक दिया गया है आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। 5 एक्शन ऑर्गन, जैसे आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। 5 तन्मात्रास, आई, ईयर, नोज, स्किन, एक शरीर इधर रिपीटेड हो गया है। ठीक है, इधर तुम इसको देख के लिख सकते हो, जैसे हियरिंग, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, इधर पूरा 20 कैरेक्टर्स दिया गया है, इधर रिपीट हो गया है गलती से, तो तुम उधर से लिख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ गुणस, गुणस का कंसेप्ट लिख सकते हैं, जैसे कि सत्व जो कि लाइट, प्यूरिटी, नॉलेज एंड बैलेंस, इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। तो जो शुद्ध होता है, पूरा प्योर होता है, उसको बोलते हैं सत्व गुणस। जैसे रजस, जैसे एक्टिविटी, पैशन एंड इमोशन, जिसका कलर होता है रेड। एंड तमस जो कि डार्कनेस होता है, इनर्शिया होता है, एग्नोरेंस होता है, अहंकार, और क्या इतना सारा नेगेटिविटी होता है, ये तमस कैटेगरी में आ जाता है। द इंटरेक्शन ऑफ दिस गुणस क्रिएट द डाइवर्स वर्ल्ड, ये जब ये तीनों गुण के भीतर इंटरेक्शन होता है तो ये धीरे धीरे से पूरा वर्ल्ड बना है, क्योंकि सबके पास ये तीनों गुण डेफिनेटली होता है। किसका ज्यादा किसी गुण का होता है तब वो सत्व बन जाते हैं, कोई ऋषि बन जाते हैं, मुनियो बन जाते हैं, जिसके पास ज्यादा सत्व गुण का ज्यादा तवज्जुद होता है, जिसके पास ज्यादा तमस गुण होता है, जो कि एक राक्षस प्रवृत्ति का आचरण दिखाते हैं। ओके, हर एक व्यक्ति के अंदर इस तीनों गुण है, लेकिन जिसके ज्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है विश्व में। ओके, लिबरेशन इज अचीव्ड व्हेन वन ट्रांसेंडेंट गुणस, जब एक ये तीनों गुणों से जो मुक्त पा लेता है उसको बोलते हैं लिबरेशन, मुक्त से पा लेता है, ठीक है। उसको एक थ्योरी ऑफ क्रिएशंस बाय इवोल्यूशन द यूनिवर्स, एक यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। इन द बिगिनिंग प्रकृति इन इक्विलिब्रियम, यानी संतुलित होता है, जब ये पुरुष के साथ मिलता है यानी डिस्टर्बेंस द बैलेंस, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। एंड इवोल्यूशन बिगिंस, जैसे एक के बाद एक शुरू हुआ, प्रकृति, उसके बाद सृष्टि हुआ मद, अहंकार, माइंड, 5 सेंसेस, 5 सब्सोल एलिमेंट्स, 5 ग्रस एलिमेंट्स एंड द यूनिवर्स, आखिर में पूरा विश्व बन गया। समझ में आ रहा है या नहीं? इससे पूरा विश्व का निर्माण हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सोर्स व पुरुष, उसके बारे में उसको डिटेल्स में डिस्कशन कर चुका हूं। जैसे पुरुष इज प्लूरल, मेनी इंडिविजुअल सोर्स, हर एक व्यक्ति के अंदर एक एक आत्मा होता है। इट इज कॉन्शियस, इटर्नल, इनएक्टिव, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, इसका जन्म नहीं होता है, मौत नहीं होता है, ये कॉन्शियसनेस होता है। एंड इट इज इटर्नल, ओके। इट डजंट एक्ट बट प्रोवाइड्स कॉन्शियसनेस टू द प्रकृति, ये एक्ट भी नहीं करता, ये काम नहीं करता है, लेकिन प्रकृति को एनफोर्स करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। मोटिवेशंस या मोशंस क्रिएट करता है प्रकृति के अंदर, ठीक है। सफरिंग अराइजेस व्हेन पुरुष मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज विद प्रकृति, तो जब पुरुष प्रकृति के भीतर एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाएगा तब सफरिंग शुरू हो जाएगा। पुरुष एक बात बोल रहा है, हमारा प्रकृति अलग कुछ दिखा रहा है, तब हमारे भीतर एक सफरिंग्स यानी संघर्ष का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्डेजेस एंड लिबरेशन, मोक्ष जिसको बोलते हैं। बंध बंध यानी कज बाय द इग्नोरेंस, अविद्या, जो हम इग्नोरेंस से ही हमारा भीतर बॉन्डेजेस यानी एक क्या एक बांध क्रिएट हो जाता है हमारे भीतर। आइडेंटिफाइंग सेल्फ विथ बॉडी, सेंस एंड माइंड, हमारा मन और शरीर और हमारा आत्मा ये सही से अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारा अगर किसी के बारे में अगर हमको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगा, हर एक कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करना है उसको बोलते हैं इग्नोरेंस, अविद्या, नॉलेज नहीं है, तो ये होता है बॉन्डेजेस। लिबरेशन क्या होता है? अचीव्ड बाय नॉलेज, जब हम ज्ञान लाभ करते हैं ये संसार क्या है, हमको क्या करना है, भगवान हमको इस सृष्टि को क्यों भेजा है, हमको क्या करना चाहिए, तो जब हम इसी के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमको लिबरेशन मिल जाता है। रियलाइजिंग दैट पुरुष इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रकृति, जब हम पुरुष प्रकृति से अलग कर सकते हैं व डिफरेंशिएट कर सकते हैं तब हमको लिबरेशन यानी मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। एंड लिबरेशन जो कि एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, पीस एंड सीजेशन ऑफ सफरिंग। सो व्हाट इज लिबरेशन? इट इज द सीजेशन यानी जितने से संघर्ष है, दुख है, उससे मुक्त पाने को हम बोलते हैं हम लिबरेशन, मोक्ष, ओके। सो देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ लिबरेशन, दोनों प्रकार की मुक्ति यानी मोक्ष हो सकता है। एक होता है जीवन मुक्ति, यानी when self attains freedom from worldly sufferings and realizes truth is one's life living in earth called जीवन मुक्ति। यानी हमको जीना पड़ेगा समाज में, पृथ्वी में, जीते जी भी अगर हम दुनिया के जितने सारे बंधन है उससे अगर मोक्ष पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं जीवन मुक्ति। मतलब जो सन्यास लोग होते हैं वो जी रहे हैं फिर भी संसार का जितना माया मोह है उससे परे है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। और एक कंसेप्ट है विदेह मुक्ति, यानी when the self attains complete liberation, यानी संपूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब क्या होता है ना आफ्टर डेथ, मौत होने के बाद, दैट इज कॉल्ड विदेह मुक्ति और कैवल्य, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जब मौत होने के बाद क्या होता है, समाज संसार से वो चला जाता है तो उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति, पूरी तरह से वो मोक्ष प्राप्त है। तो ये होता है बंडेजेस लिबरेशन। सो व्हाट इज नॉलेज, यानी एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ये जितना हम डिस्कशन कर रहे थे वो सब आता है मेटाफिजिक्स के अंदर।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी यानी स्टोरेज ऑफ नॉलेज, हाउ वी गेट नॉलेज। सांख्य एक्सेप्ट्स 3 प्रमाण्स यानी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो कि क्या होता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, हम जो डायरेक्ट परसेप्शन करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान यानी इन्फरेंस, अनुमान करते हैं, शब्द यानी आप्त वचन जिसको टेस्टिमनी ऑफ रिलायबल अथॉरिटी, ठीक है। तो रिलायबल अथॉरिटी के ऊपर हम जब हम बेस करते हैं इसको हम बोलते हैं वार टेस्टिमनी यानी वर्बल टेस्टिमनी उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसको मैं अच्छे से डिस्कशन किया हूं, देखो जैसे कि नॉलेज, जैसे परसेप्शन 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक होता है सविकल्प एंड निर्विकल्प। इन्फरेंस यानी पॉजिटिव नेगेटिव को बीत बोलते हैं, वर्बल टेस्टिमनी लौकिक वैदिक। सविकल्प क्या होता है, जिसके नॉलेज उसको ऑलरेडी है पर जिसको परसीव कर सकता है सविकल्प। निर्विकल्प जो कि निर्विकल्प जिसको नहीं दिख सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प। पॉजिटिव जो कि पॉजिटिविटी होता है, सकारात्मक होता है, उसको सकारात्मक इन्फरेंस अनुमान। जो नेगेटिव यानी अभी तो बोलते हैं उसको नकारात्मक जो सोच होता है। बराबर लौकिक यानी ऑर्डिनरी जो साधारण होते हैं, जो वैदिक को हम दिख नहीं सकते हैं क्योंकि अलौकिक होते हैं, ठीक है, इसको अलौकिक बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सांख्य फिलोसफी, अब इंडियन फिलोसफी के ऊपर सांख्य का क्या प्रभाव है। जैसे कि योगा फिलोसफी इससे थोड़ा बहुत मिलजुल कर रहता है, पर थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहता है, क्लोजली रिलेटेड। हम आगे डिस्कशन करके योगा फिलोसफी को उसको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे योगा इज प्रैक्टिकल साइड, सांख्य इज थ्योरेटिकल साइड। तो योगा उसको अप्लाई करता है, सांख्य उसका थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन कहता है। जैसे भगवत गीता जो शुरू में बताया था, एक्सप्लेन सांख्य योगा, ठीक है, मैं शुरू में बताया था ना, सांख्य योगा जो भगवत गीता एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो भी उसी के ऊपर डील करता है। वेदांत जो कि एडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड इट्स कैटेगरीज, वेदांत ने इसी फिलोसफी को आधार करके बना है और थोड़ा बहुत उसमें भी परिवर्तन लाया है वेदांत फिलोसफी में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गया पूरा फिलोसफी, सांख्य का पूरा दर्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशन का, शिक्षा के साथ सांख्य का क्या रिलेशन है। तो इट इज एम्स एट सेल्फ रियलाइजेशन यानी मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य। हमको खुद को समझना है, हम कौन है, हम क्यों आए हैं दुनिया में, हमको क्या करना चाहिए, ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक, हमारे भीतर एक कंसाइंस का डेवलप करेंगे, ये होता है शिक्षा का लक्ष्य। एजुकेशन शुड हेल्प लर्नर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन इटर्नल स्पिरिट एंड द टेम्पोररी मटेरियल यानी भौतिक अभौतिक, उसके भीतर हम डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेशन करने को हम बोलते हैं शिक्षा का उद्देश्य। एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड माइंड्स, शिक्षा क्या करेगा, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को क्या सिखाएगा कि हमको हमारा सेंसेस के ऊपर, हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल लाना है, ठीक है। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जितना सारा डेवलपमेंट रहा उसको विकास करने को बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, जितना सारे दुख है, संघर्ष है, उससे हम कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं शिक्षा का लक्ष्य। मेथड ऑफ टीचिंग, किसे हम मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट कर सकते हैं पढ़ाई में, एनालिटिकल एंड रेशनल अप्रोच, जैसे कि सांख्य इज रेशनल, डुअलिस्टिक फिलोसफी रीजनिंग, तर्क, विवेक, ये होता है मेन मेथड। तुम उसको देख सकते हो, इधर सब लिखा गया है, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस, ओके, सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अध्ययन और स्व श्रृंखला, इसी के ऊपर ज्यादा जोर देता है। ओके, डिस्कशन एंड डिबेट और आलोचना के ऊपर, तर्क के ऊपर ज्यादा जोर देता है। डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस, ओके, जैसे कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ओके, रिनाउंसिएशन, कंट्रोल ऑफ डिजायर, डेवलप क्लैरिटी, ये सब उसी के ऊपर जोर देता है। कौन, सांख्य फिलोसफी। उसका करिकुलम जैसे कि फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, मोरालिटी, साइकोलॉजी एंड सेल्फ नॉलेज, साइंस, रीजनिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये सब हम करिकुलम पाठ्यक्रम में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर, टीचर्स क्या कर सकते हैं, टीचर शुड बी गाइड एंड फिलोसोफर, मॉडल ऑफ डिटैचमेंट, मतलब टीचर खुद ही जितने सारे बॉन्डेजेस है उसे मुक्त होना चाहिए, उसके बाद बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड सोर्स ऑफ विजडम, ज्ञान का भंडार होना चाहिए टीचर। एंड फैसिलिटेशन ऑफ सेल्फ स्टडी, कैसे स्व अध्ययन करेंगे बच्चा, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद आया रोल ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी शिक्षाकृत, उसके भीतर एक सत्य को लेकर एक इच्छा रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अध्ययन, स्व श्रृंखला का जोर देना चाहिए। रिफ्लेक्टिव वन, मतलब जो भी कर रहे हैं उसको, जो भी बोल रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करना भी चाहिए ना, यानी आचरण और उच्चारण दोनों समान होना चाहिए।
एंड डिटैचमेंट एटीट्यूड, मतलब किसी भी चीज से वो कभी भी क्या बांध नहीं जाएंगे, उससे अटैच नहीं होंगे, डिटैच, उससे उन्मुक्त रहेंगे, ठीक है, मुक्त रहेंगे, ठीक है। सो ये होता है शिक्षा के ऊपर सांख्य का इम्पैक्ट। सो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा रहा सांख्य दर्शन, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि हम उसको अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन किए। अगर फिर भी तुम्हारा कुछ डाउट्स है, तुम हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना। थैंक यू।